गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस कंप्लीट सिलेबस की जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में कंप्लीट सिलेबस हम करा रहे हैं मात्र 150 घंटे में। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स को हम लोग पूरा करेंगे मात्र 150 घंटे में। जो नए व्यूअर हैं ध्यान देंगे कि भाई इसको एटलीस्ट आपको 2 बार देखना है और जो क्लास शेड्यूल है, क्लास शेड्यूल एक बार देख लेंगे आप तो देखेंगे कि जो क्लास शेड्यूल हमारा ये रहता है कि पॉलिटी जो है सुबह 9 से 10 है और हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर 11 से 12 है, ज्योग्राफी 3 से 4 है और इन्वायरमेंट 4 से 6 और इकोनॉमी ये 8 बजे से 9 बजे के बीच में चलता है। ठीक है, एक खास बात मित्रों देखो, अरुणोदय आईएएस बड़े स्तर पर मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता है जहां से सेलेक्ट होने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एटलीस्ट आपको पीटी और मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो अरुणोदय आईएएस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, मेंटरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया और बड़े स्तर का मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसका आप मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एज यूजुअल 11 से 12 क्लास है ये तमाम सारे मुद्दों पर हमने यहाँ पे बात कर ली है। हमने देखा हुआ था कि ये जो फेज है 1905 से 1919 के बीच का, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ था। और अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक नया फेज है जो कि आप जानते होंगे कि वो 1919 से लेके 1939 का फेज है। ठीक है, तो हमने मित्रों एक बात जो है यहाँ पे एक टॉपिक हमने कर लिया हुआ है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो सुधार आए हुए थे, एक उत्तरदायी शासन की बात कर रहे थे वे मॉन्टेग्यू जो है 1917 में, वो हमने देख लिया हुआ था और यहाँ पे कांग्रेस ने कैसे आलोचना की हुई थी इसका मूल्यांकन भी कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो रॉलेट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं यहां से। ठीक है, यहां से बात करेंगे और फिर गांधी जी का अभ्युदय, इसके बाद में चंपारण, अहमदाबाद और इसके बाद में खेड़ा में गांधी जी की जो उपलब्धियां थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद में ये आप देखेंगे कुछ फेज सांप्रदायिकता का विकास का फेज आएगा, यहां से भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने 1919 का अधिनियम कर लिया हुआ था, उसका मूल्यांकन भी देख लिया हुआ था, दोष देख लिए थे और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देख ली थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट 1919, हाँ ये आया हुआ था और इसकी क्या आप कह सकते हैं कि कमजोरियां थी, किस वजह से विवाद हुआ था कि आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर आंदोलन होते हैं भारत में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट की अवधारणा कहां से आई थी और क्यों आई थी, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। और ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट तो आ गया था लेकिन इसके बाद में जो आंदोलन हुए हैं वो पूछा जाएगा कि ये बताइए रॉलेट एक्ट के बाद में या उसके विरोध में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। ठीक है, हाँ ये नहीं पूछेगा रॉलेट एक्ट, हालांकि एक बार पूछ भी दिया था कि भाई रॉलेट एक्ट को किस कमिटी के आधार पर गठित किया गया था, किस कमिटी के आधार पर इसका जो अधिनियम लाया गया हुआ था, तो ये सारे मुद्दे भी आपको जानने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, मेरा मोटिव यही होता है, पढ़ाने का मकसद यही है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं कि रॉलेट एक्ट के बाद में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, कौन इसके बाद में आंदोलन चला हुआ है, यूपीएससी ऐसे इस तरह पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो भाई रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया हुआ था और रॉलेट एक्ट जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस दौरान 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो एक तो ये हमने देख लिया जलियांवाला बाग कहां पे है भाई, अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर में है। और इसकी वजह से रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। हाँ भाई हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी घटनाएं हुई हैं हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको क्या बनाया गया था, हाँ बनाया गया था। ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको बनाया गया हुआ था। और देखेंगे आप भारत में क्रांतिकारियों के स्वरूप एवं प्रसार की जांच करना था। किस वजह से इसका गठन किया गया हुआ था, भारत में क्रांतिकारियों के स्वरूप एवं
प्रसार की जांच करना। जैसा कि हम देख रहे थे कि दूसरे फेज में जो क्रांतिकारी थे, दूसरे फेज में काफी ज्यादा आपने देखा हुआ था कि 1913 से लेके जब तक दूसरा विश्व युद्ध चलता रहता है तो उनको क्या लगता है, क्रांतिकारियों को क्या लगता था, अब एक मौका है कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका जाए, उनको यहां से भगाया जाए। तो उस टाइम की ये बात है कि भाई क्रांतिकारियों के स्वरूप और प्रसार की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था और एक विशेष न्यायालय की स्थापना यहाँ पे हुई थी। एक विशेष न्यायालय की स्थापना यहाँ पे हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। और सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ये आधारित था, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। कौन सी कमेटी थी? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ये आधारित था। और गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का प्रयोग भी किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इसी स्टेटमेंट पे कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का प्रयोग किया था। हाँ भाई किया हुआ था, उनके सदस्यों को बोला हुआ था कि आप आइए, आह्वान करिए, इसके लिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आह्वान करिए, आंदोलन करिए। तो हाँ, इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। और इसको क्या बोला जाता था? इसको काला एक्ट भी कहा गया है, इसको काला एक्ट भी कहा गया है, काला कानून इसको बोला गया है, ठीक है। और भी इसको देख लो, फैक्ट है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी इसको कहा गया है, ठीक है। तो आपने देखा बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला भी इसको कानून कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा कहा गया, अभी हम लोग देखेंगे। चिंता नहीं करना है, ठीक है, चिंता नहीं करना है। चिंता करो किसकी? एग्जाम की। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सारी चीजें बता दूंगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट सन 1919 में मार्च महीने में 10 तारीख को जो है वो ब्रिटिश भारत की लेजिस्लेचर एवं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। और इस कानून के तहत तो भारतीय ब्रिटिश सरकार को लोगों पर अधिकार करने की अधिक शक्ति मिल गई थी। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, हालांकि हमने इसको बोल्ड कर रखा हुआ है, इसको कलर भी कर रखा हुआ है। क्यों ये लाया गया था? इसके तहत भारतीय ब्रिटिश सरकार को लोगों पर अधिकार करने की और ज्यादा शक्ति दे दी गई थी। और इस एक्ट को रॉलेट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट को लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट थे, न्यायाधीश थे ये, और जिनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। इसके अलावा इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, ब्लैक कानून भी कहा जाता है। जो हमने वहां पे लिख के बताया हुआ था वो आपको यहाँ पे सारा स्लाइड में मिल रहा है, ठीक है। रॉलेट एक्ट लाने का कारण क्या था? जैसा कि हमने देखा हुआ था, अभी हम बता चुके कि क्रांतिकारी क्या सोच रहे थे, वही बातें यहाँ पे भी लिखी होंगी। देख लो एक बार, मैं पढ़ के बताता हूं। सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी। और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया हुआ था, ठीक है, अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाया गया हुआ था। हमने बताया हुआ था आपको कि क्रांतिकारी ये सोच रहे थे उस टाइम कि अब तो विश्व युद्ध आ गया है, अब इन पे क्या है, जोरदार प्रहार किया जाए और इनको खदेड़ दिया जाए भारत से, ठीक है। तो ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट कानून लाने का यहाँ पे फैसला किया जाता है ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज ना उठा सके, ठीक है, कोई भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ आवाज ना उठा सके। हालांकि ब्रिटिश सरकार का इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य क्या था? देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कर देश में शांति लाना, ठीक है, देश में शांति लाना, ऐसा तमाम सारे मुद्दे जो है वो यहाँ पे देखे जा रहे थे। बंगाल की बात करें या पंजाब की बात करें, ठीक है, मध्य प्रांत की बात करें, ठीक है, जितने भी एरिया देखेंगे उत्तर पश्चिम वाला एरिया और उत्तर पूर्व वाला एरिया, वहां पे आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर गतिविधियां हो रही थी, ठीक है। और बंबई की बात करें, ठीक है, तो यहां पे जितनी भी आप देखेंगे
तमाम सारी गतिविधियां हो रही थी और ब्रिटिशर्स जो है बहुत परेशान थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के अधिकार देख लो, क्या क्या राइट्स मिले हुए थे। अब राइट्स जो मिले हुए हैं, ध्यान रखना, यही बड़े गंदे राइट्स हैं और इसी वजह से क्या इसका विरोध होता है, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है। फिर जलियांवाला हत्याकांड होता है, गांधी जी की एंट्री होती है और बड़े पैमाने पर गांधी जी जो है आंदोलन को लीड करने लगते हैं, एक बड़े करिश्माई नेता की तरह उभर के आते हैं। ठीक है, तो देखो इसके जो इसके अधिकार दिए गए थे, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को निम्न अधिकार मिल गए थे। कौन कौन से अधिकार मिले हैं एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से अधिकार मिले हुए, सबसे पहले तो उन्हें यह अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि आतंकवादी, देशद्रोह और विद्रोह में शामिल होता है, जो कि आतंकवाद, विद्रोह, देशद्रोह में शामिल होता दिखे, उसको तुरंत ही क्या गिरफ्तार कर सकते थे, और वो भी बिना किसी वारंट के, केवल शक के आधार पर। अब आप समझ सकते हैं ना कैसी गतिविधियां हो रही है। एक तो भारतीयों ने साथ दिया हुआ था, तिलक जी ने खुद से साथ दिया हुआ था कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आप सुधर गए हैं, हम आपको साथ देंगे। इसके बाद में भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट ला रहे हैं 1919 का, और शक के बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये आपने जो बोला हुआ था कि नहीं हम उत्तरदायी शासन ला रहे हैं, कहां आपका उत्तरदायी शासन है? तो सबसे पहली बात ये तो इनको ये अधिकार दिया गया था। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना किसी भी कार्रवाई के एवं बिना किसी को जमानत दिए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को प्राप्त था। अब आप मुद्दा समझ सकते हैं, 2 साल ना तो आप कोई बिना किसी भी कार्रवाई के और ना भी आप देखेंगे कोई जमानत भी नहीं ले सकते थे, 2 साल तक की आपको जेल में रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, यहां तक का गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें किस धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है, और उन्हें अनिश्चित काल तक नजरबंद भी रखा जाता था। अनिश्चित काल तक पता ही नहीं होता था कि किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया है, कब तक रखोगे, कहां रखोगे, कुछ भी नहीं पता होता था। और आगे देखेंगे कि इसके साथ ही भारतीयों को यह अधिकार भी नहीं दिया गया था कि वो अपने पक्ष में कुछ बोल सकें, वकील भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से हमने देखा हुआ है, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ना तो आप कोई दलील दे सकते हैं और ना ही कोई वकील कर सकते हैं और ना ही कोई अपील कर सकते हैं सरकार से। ठीक है, ना ही कोई अपील कर सकते हैं। तो आप मुद्दा समझ गए होंगे कि इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, इसी वजह से इसको काला कानून बोला जा रहा है, रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी बोलने का भी अधिकार, अपने पक्ष में बोलने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये मुद्दे थे। और आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ था कि उन्होंने पुलिस को, प्रेस को अधिक सख्ती से नियंत्रित करने की शक्ति दे दी थी। पुलिस को दे दिया था डंडा मार के सही करो प्रेस को। प्रेस जो है, मीडिया जो है, जो अखबार सब छापते हैं, उनको क्या करो, डंडा मार के सही करो। तो ऐसे भी अधिकार किसको, पुलिस को दे दिए गए थे। और जेल में डाले गए दोषियों को अपने अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटीज को जमा करने के बाद ही रिहा किया जाता था कि आप अच्छा व्यवहार करिए और पैसा दीजिए हमको, सिक्योरिटी मनी, कि भाई अब आप ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, तोड़फोड़ नहीं करोगे, अगर तोड़फोड़ करोगे तो हमें सिक्योरिटी पहले दे दो, इसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और भारतीयों को राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी क्या प्रतिबंध लगा दिए गए थे। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, थोड़ा सा अलग मुद्दा आपको दिखेगा, और जहां पे अलग मुद्दा दिखेगा तो वहां पर आप लिख लिया करिए कि पीटी में पूछा जा सकता है। तो अब देखेंगे कि भारतीयों को राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था इसी रॉलेट एक्ट के तहत, 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये तमाम सारे मुद्दे थे यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं भारतीयों द्वारा विरोध कैसे कैसे किया जा रहा है रॉलेट एक्ट का। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट का भारतीयों द्वारा किया गया विरोध। ठीक है, कैसे कैसे देख लो। इस एक्ट का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके ऊपर यह कानून लागू करना अन्याय है और इस कानून के साथ भारतीय जनता काफी गुस्से में है।
और उनकी ब्रिटिश सरकार से नाराजगी पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ गई। ओबीएस की बात है, बढ़ेगी। आपने 2 साल तक तो डिसाइड कर रखा है, लेकिन अनिश्चित काल तक भी नजरबंद किया जा सकता था। आप अपना वकील नहीं कर सकते थे, आप दलील नहीं दे सकते, आप अपील नहीं कर सकते थे। इसलिए इसको काला कानून बोला गया हुआ था। तो लाजमी है कि गुस्सा ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस एक्ट का विरोध करने वालों में प्रमुख थे मजरुल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं नेता शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे चोटी के नेता जो है वो यहां पे इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी ने अपने बाकी भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस एक्ट के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान करने के बाद काउंसिल से इस्तीफा देने का फैसला किया हुआ था। ठीक है, तो मेन आप ध्यान रखेंगे कि इसके विरोध में किसने किसने इस्तीफा दिया हुआ था। तो मजरुल हक, मदन मोहन मौलवी और मोहम्मद अली जिन्ना है यहां पे, जो कि मतदान करने के बाद काउंसिल से इस्तीफा देने का फैसला किया हुआ था। ठीक है, तो ये है। और आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा भी विरोध किया गया था। गांधी जी की उपस्थिति हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी की उपस्थिति हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि वो लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के बाद में ही राजनीति में आते हैं, उतरते हैं भारतीय राजनीति में। ठीक है, इससे पहले वो एक बार और कांग्रेस से मिले थे जाके, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उसके पहले एक बार आए हुए थे, तो वो भी शामिल हुए थे, शायद कलकत्ता में शामिल हुए थे, मुझे इतना नहीं याद है। लेकिन वो इससे पहले भी कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया हुआ था, कुछ भी नहीं, बस शामिल हुए थे, केवल सदस्य भी नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, गांधी जी द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। और इस कानून के प्रस्तावित होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की, और क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहराना, उन्हें सजा देना, ये नैतिक रूप से गलत है। ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता नहीं है कि आप जो है एक दो इक्का दुक्का लोगों के जो ऐब है, जो एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उनकी वजह से पूरे भारतीयों को सजा मिले। ठीक है, तो गांधी जी भी इसका विरोध कर रहे थे, और गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया हुआ था। कब किया हुआ है? 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया था। और हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास भी किया हुआ था। एक उपवास कब हुआ था? एक उपवास कब हुआ था? कमेंट करके बताएंगे। बता देता हूं भाई, 1905 में हुआ था, जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हो रहा था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके जस्ट बाद देखेंगे आप, उपवास हुआ था। और वहां पे जो भी व्यवसाय थे वहां से भी लोगों ने क्या कर दिया था? स्थगन कर दिया था। तो ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। गांधी जी क्या है, यहाँ पे इन मुद्दों को लेके हुए रॉलेट एक्ट के विरोध में ऐसे मुद्दे अपनाते हैं। ठीक है, ऐसे जो है हथियार अपनाते हैं विरोध के लिए। और गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ये जो हड़ताल करी हुई थी ना उन्होंने नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को, जो उपवास किए गए थे वो किसके लिए थे? इसी हड़ताल को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉलेट सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यही है। यही हड़ताल क्या है? रॉलेट सत्याग्रह का रूप लेती है। ठीक है, और इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी, किंतु इसके बाद इसमें हिंसा एवं दंगे का रूप ले लेती है ये, जिसके कारण गांधी जी ने इसे खत्म करने का फैसला किया हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे गांधी जी के 2 ही उद्देश्य थे, और कह सकते हैं 2 ही आप कह सकते हैं हथियार थे, सत्य और अहिंसा की बात करते थे। ठीक है, उसी पे वो काम करते थे। सत्य और अहिंसा उनके 2 ही हथियार थे। ठीक है, उसी पे काम करते थे। इस वजह से उन्होंने इसे खत्म करने का निर्णय लिया हुआ था। दरअसल आप देखेंगे एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब एवं अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे थे, और कोई भी उस समय
और अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके चलते गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा इसे बंद करना पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसको बंद भी बहुत जल्दी कर दिया गया, क्योंकि आप देख रहे थे कि जनता भी उतनी परिपक्व नहीं है। ठीक है, उतनी परिपक्व नहीं है। ओके, तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए यहां पे। ठीक है, चलो, तो ये हमने रॉलेट एक्ट देख लिया है। अभी इससे जुड़े और भी मुद्दे हैं, रॉलेट एक्ट से जुड़े और भी मुद्दे हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का अभ्युदय कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जन्मदिन का है 2 अक्टूबर 1869 और जन्म स्थान क्या है, पोरबंदर गुजरात है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई है और पत्नी जो है वो कस्तूरबा जी। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे गांधी जी का साउथ अफ्रीका सफर। केवल सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भाई, यूपीएससी में ध्यान रखना, वनडे एग्जाम वाले और पीसीएस वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि इवन वनडे एग्जाम या पीसीएस आप जब भी देंगे जाके, तो मैं उसके लिए भी पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो केवल एक बार देख लेना, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, मेंस में कभी पूछा जाता है, तो आप वो सारी चीजें देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये साउथ अफ्रीका का सफर कैसे, कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद, मुद्दे पर ध्यान देना भाई, यूपीएससी वाले बस एक बार सुन लेना, ये है नहीं, हम लोग पीसीएस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे और अदर एग्जाम के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए, अदर एग्जाम के लिए। तो एक बार पढ़ के मैं बता देता हूं फटाफट। लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें लीगल सर्विस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था और इस कारण वो अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीकन स्टेट ऑफ नेटल के डरबन के लिए रवाना हुए थे। कहां गए थे वो? डरबन गए थे सबसे पहले। ठीक है, और वहां उन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा हुआ था, काले घोरे का भेद वहां पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो रंग भेद का सामना करना पड़ा। डरबन के कोर्ट रूम में उन्हें अपनी पगड़ी हटाने को कहा गया और जिससे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया हुआ था। और नेटल एडवर्टाइजर ने उनका जो प्रिंट है शायद कोई अखबार में मजाक बनाया गया था। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, नेटल एडवर्टाइजर एक अखबार था जिसमें उनका मजाक बनाया गया था और लिखा क्या था उसमें, एन अनवेलकम विजिटर, एन अनवेलकम विजिटर, ये गांधी जी के लिखा हुआ था। ठीक है, और 7 जून 1893 को ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी और जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, उनकी जिंदगी बदल गई। ठीक है, एक तरह से कहानी टाइप की है, देखो बहुत एक आपको इंस्पायर भी करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आप इससे बहुत इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि कैसे कैसे वो प्रिटोरिया जा रहे थे और तभी एक अंग्रेज ने कहां पे भाई प्रिटोरिया, ये हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी जानते होंगे उनको भी पता होगा भाई गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, काफी दिन तक वहीं रहते और वहीं पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी हुई थी। ठीक है, वकालत करने की। तो तभी एक अंग्रेज ने उन्हें फर्स्ट क्लास के रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति जताई और जबकि उनके पास टिकट भी थी और उन्होंने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया। उन्होंने देख लो, पीटर मार्टिजबर्ग, ध्यान रखना इस नाम को, इसलिए उन्हें पीटर मार्टिजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। वो कौन सा स्टेशन है? पीटर मार्टिजबर्ग है। ठीक है, और उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया और उन्होंने खुद को इस रंगभेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया और उन्हें उस रात यह प्रतिज्ञा की कि वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। और इस तरह उस रात एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी का जन्म होता है। तो ये घटना आप कह सकते हैं, ये जो घटनाएं हैं इसको ध्यान रखना। पहले वो कहाँ जाते हैं? पहले वो डरबन जाते हैं, फिर प्रिटोरिया, फिर इसके बाद में पीटर मार्टिजबर्ग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है वो उनका सफर चल रहा है। गांधी जी ने रंगभेद से लड़ने के लिए ही 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। अब यहां से यूपीएससी के मुद्दे आ रहे हैं, ध्यान रखना। आपसे सीरीज पूछ देगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या स्थापना करी हुई है, किसका किसका गठन किया हुआ है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला 1894 में ही क्या, एक साल बाद ही, पहुंचने के एक साल बाद ही नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं वो। और एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने जब भारत लौटने की तैयारी की, और उससे पहले नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया गया, और उनके साथियों ने भी उन्हें लेजिस्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। और इस तरह आप देखेंगे कि इस तरह गांधी जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे को उठाया हुआ था, ठीक है, इस मुद्दे को उठाया हुआ था, ठीक है, कि वोट देने से जो वंचित कर दिया गया था, इस मुद्दे को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया हुआ था। ओके, वॉर के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की मदद की हुई थी। और जब ये देखेंगे वॉर में उन्होंने मदद की हुई थी, तो यहीं पे उनको एक खिताब दिया जाता है, जिसे याद रखना, उनका नाम क्या नाम है, केसर ए हिंद। ये कौन खिताब देता है, केसर ए हिंद, ठीक है। ये खिताब कौन देता है, ये अंग्रेज ब्रिटिश सरकार देती है, जब वो वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार की मदद करते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली हुई थी, और अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दिया हुआ था। तो सत्याग्रह की अवधारणा जो है, उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी जब भारत आए हुए थे, तो अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को ही उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया हुआ था। वॉर और जुलू रिबेलियन के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनुशंसा भी की हुई थी, और अनुशंसा करने के बाद आप देखेंगे केसरे हिंद की उपाधि भी उन्हें दी गई थी। हो सकता आगे कहीं लिखा हो, लेकिन नहीं अगर लिखा होगा तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। और 1906 में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। ये कहां पे किया है, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ है, भारत में वो नहीं, अभी भारत में वो है नहीं अभी, ठीक है। तो कहां पे ये किया गया है, ये साउथ अफ्रीका में इस सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन का शुरुआत उन्होंने की हुई है, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नमेंट के भारतीयों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की प्रतिक्रिया में थी। और ये जो पाबंदी थी, देख लो, जिसमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था। तो किसके एवज में जो है उन्होंने इस सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वह कहां पे की थी, नाम याद रखना, ट्रांसवाल में की हुई थी, और भारतीयों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की प्रतिक्रिया में थी, ठीक है। ये जो असहयोग आंदोलन चलाया गया हुआ था, और उसमें क्या शामिल था, हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाता था, लीगल नहीं माना जाता था, ठीक है। तो उसके एवज में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, कहां पे, ट्रांसवाल में, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में, ठीक है। और कई वर्षों तक ये संघर्ष चलने के बाद सरकार ने गांधी जी के साथ कई भारतीयों को जेल में डाल दिया हुआ था, और आखिर में दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी और जनरल जैन क्रिश्चियन के स्मट के मध्य हुए समझौते को स्वीकार कर लिया, और इसके अनुसार जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को मान्यता मिली, और भारतीयों के लिए पोल टैक्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी 1914 में जब भारत लौटे, तो तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पोल टैक्स समाप्त करवाया, हिंदू विवाह को मान्यता यहाँ पे दिलवाई उन्होंने, असहयोग आंदोलन चलवा दिया, ठीक है। तो तमाम सारे वहां पे सुधार किए हुए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये सफर है, ये गांधी जी का सफर है, जिस तरह से चला हुआ है, और आगे हम लोग देखेंगे कुछ और भी मुद्दों पर, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान। अब यूपीएससी वाले तैयार हो जाओ, यूपीएससी वालों तैयार हो जाओ यहां से, ठीक है। और वनडे एग्जाम वाले इसी में लपेटे में आ जाएंगे, ठीक है। स्टेट पीसीएस, लेकिन यूपीएससी वाले खासकर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी ने
स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए हुए, हमेशा शांति से आंदोलन करने पर विश्वास करते थे, पर विश्वास करते थे। और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया हुआ था। चंपारण और खेड़ा आंदोलन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है और वो क्यों ऐसे आंदोलन में पहले शामिल होते हैं जाके। तो एक बार देखना, गांधी जी क्या करते थे, उनको सबसे पहली बात तो उनको करिश्माई नेता बोला है। ब्रिटिशर्स तो उनको करिश्मेटिक लीडर बोलते थे, करिश्माई नेता बोलते थे। ठीक है, क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जब आप गांधी जी कोई आह्वान करते थे तो उनके पीछे आप देखेंगे पूरी जनता लगी जाती थी। ठीक है, और वो आप कह सकते हैं इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता था कि वो जहां से निकलते थे पूरा हुजूम का हुजूम उनके साथ निकलने के लिए तैयार होता था। ठीक है, तो वो ऐसी अब वो ऐसा क्यों करते, मतलब ऐसा लोग क्यों करते थे? गांधी जी की आदत देखना, जब भी आप पढ़ेंगे गांधी जी को तो होता क्या था कि वो किसी भी काम को करने के लिए पहले वो एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, खुद पे पहले अप्लाई करते थे, इसके बाद में देखते थे कि चीजें सफल होंगी कि नहीं होंगी। तो खुद पे पहले प्रैक्टिकल करते थे, इसके बाद में देखते थे कि हाँ ये चीजें अब बेहतर ढंग से काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उनको करिश्माई नेता बोला जाता था। और आप देखेंगे उस टाइम तक जब गांधी जी का एरा रहता है, उस टाइम तक विश्व में ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं होता है जिस तरह के गांधी जी रहते हैं कि एक आह्वान पे पूरे आप कह सकते हैं जो भी भारतीय थे, करोड़ों भारतीयों की एक आवाज वो बन जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? करिश्माई नेता बोला जाता है। आज भी इन पे रिसर्च हो रही है तमाम जगह। भारत तो नहीं रिसर्च करता है, बहुत कम ही लोग करते हैं। अमेरिका खूब करता रहता है रिसर्च। ठीक है, तो इनके बारे में जानना चाहता है कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं और इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तमाम लोग देखो तमाम सारी उल्टी सीधे बातें बोलते रहता है गांधी जी के बारे में इंडिया में, उनको पता ही नहीं कि गांधी जी क्या थे। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हो गए हैं तो जिन्होंने स्वतंत्रता दिलवाई उनके बारे में ही इज्जत नहीं करते हैं तो फिर क्या। देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। तो ध्यान रखना, ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ था, जो कि वहां पे आप देखेंगे बिहार के चंपारण में कुछ खेती वेती कराते थे और बोलते थे कि इतने हिस्से, इतनी खेती के इतने हिस्से पे आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वो किसके खिलाफ है? ये भाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ है। और उस समय अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल्स लगाए जा रहे थे उससे व्यथित होकर आखिर में इन किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी और जिसका परिणाम जो है वो अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ और जिसमें जीत गांधी जी की होती है। तो गांधी जी कोई भी चीजें करते हैं तो एक्सपेरिमेंट पहले कर लेते हैं और उन्होंने ये इसी आप देखेंगे गांधी जी ने इस आंदोलन को, छोटे से आंदोलन को लीड क्यों किया हुआ था? देखना चाहते थे कि सफल होगा कि नहीं होगा और आप देख रहे हैं कि वो सफल भी हो गए थे यहाँ पे। तब उनको हिम्मत मिलती कि नहीं, अब तो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह से गांधी जी की यहाँ पे जीत होती है और ये आंदोलन भी कैसा रहा था? अहिंसक आंदोलन रहा था। बकायदा कोई बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था, बस अहिंसक रूप से हुआ था। तब गांधी जी को यकीन हो गया था, नहीं हम यहाँ पे रिफॉर्म्स कर सकते हैं, बड़े स्तर पर रिफॉर्म कर सकते हैं और हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अहिंसक तरीके से। तो यहाँ पे उनकी जीत होती है, कहां पे? चंपारण में। ये 1918 की बात है। और 1918 में खेड़ा में जब बाढ़ आई तब वहां के किसानों को टैक्स में छूट की जो सख्त आवश्यकता थी यहां पे, और उस समय भी गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन से यहां पे देखेंगे अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई हुई थी। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया, एक तो हमने यहां पे देख लिया कि भाई ये चंपारण का सबसे पहला था और इसके बाद में खेड़ा का होता है। अच्छा, सीरियल भी पूछा जाता है कभी कभी, तो सीरियल भी ध्यान रखना क्या है, चंपारण पहले हुआ है फिर खेड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एक और आंदोलन होता है जो कि अहमदाबाद मिल वालों का होता है। ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि ये भी कैसा रहता है, जो खेड़ा का होता है, खेड़ा देखेंगे
ये भी अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों तक की अपनी बात पहुंचाते। तो अहिंसक तरह से काम हो रहा है और इस आंदोलन में भी गांधी जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला हुआ था। अतः मई 1918 में सरकार ने टैक्स की राशि में छूट दे दी हुई थी। ठीक है, टैक्स की राशि में छूट दे दी थी। नेक्स्ट देखिए कि भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कौन था। तो 1919 में भारत पर जब ब्रिटिश का शासन था तब गांधी जी राजनैतिक आंदोलन कर रहे थे और उस समय ही अंग्रेजों द्वारा एक रॉलेट एक्ट लाया गया था जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा दी जा सके ऐसा प्रावधान अंग्रेजों ने बनाया हुआ था और गांधी जी ने इसका क्या पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन भी किए हुए थे। ठीक है, आंदोलन भी किए हुए थे। ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग चंपारण के बारे में। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे शुरू होता है, क्योंकि यूपीएससी देखो क्वेश्चन पूछता है, ये सबका फेवरेट है, यूपीएससी का भी है प्लस स्टेट पीसीएस का भी फेवरेट है और प्लस जो है कोई अदर एग्जाम होते हैं उनका भी ये फेवरेट है। ठीक है, तो यहां से लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बार चंपारण सत्याग्रह क्या था, आंदोलन क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए थे और इन्हीं आंदोलनों में एक आंदोलन का नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि किसानों से जुड़ा हुआ था मुद्दा। ध्यान रखना यूपीएससी बहुत ही चालाकी की तरह से क्वेश्चन पूछती है। ये आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, किसानों से आंदोलन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चंपारण, वैसे नाम भी ऐसे ही अब तो लिखा जा रहा है जिससे कि आपको याद हो सके, चंपारण किसानों का आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रखना किससे जुड़ा हुआ है, ये किसानों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत देखिए कब होती है, इसकी जो शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1917 को होती है। यहाँ पे डेट क्या गलत लिख रही है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, 1917 है। ठीक है, 1917 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1917 को ये शुरू किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ में आपको करेक्शन करके मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करना। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे 1917 में इसकी शुरुआत होती है। चंपारण जो है ये बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, और जिसके चलते आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया। तो कहां शुरू हुआ है, ये बिहार के चंपारण से, इस वजह से इसका नाम जो है वो चंपारण पड़ा हुआ, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन पड़ा हुआ था। और इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी और जिससे इस जिले के किसान काफी परेशान थे क्योंकि नील की खेती करने के लिए उनकी जमीन खराब हो रही थी। तमाम सारे आप देखेंगे उसमें और भी चीजें उगाई जा सकती, लेकिन नहीं, अंग्रेज क्या कर रहे थे, नील की खेती करवाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जमीन खराब हो रही थी और किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग, जैसे कि आप देखेंगे 20 हिस्से में से 3 भाग, 20 हिस्से में से 3 भाग में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो खाने पीने की चीज जैसे गेहूं है, कोई सब्जी है वगैरह वगैरह, वो सब नहीं उगा पा रहे थे। तो नील की खेती करवा रहे थे और यही व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तिनकठिया मतलब क्या, 3 काठा जमीन पे क्या करना है, 3 काठा मतलब 3 बीघे जमीन पे 3 भाग, आप देख रहे हैं ना, 20 हिस्से में से 3 भाग में क्या करना होता था, ये नील की खेती करनी होती थी। मतलब 3 काठा जमीन पे आपको नील की खेती करनी होगी, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, तिनकठिया पद्धति। ठीक है, इसी वजह से इसको तिनकठिया पद्धति, जिनको नहीं पता था उनके लिए है कि भाई तिनकठिया पद्धति क्यों बोला जाता था इसको। ठीक है, तो तिनकठिया पद्धति भी किससे जुड़ी हुई है, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई है, क्योंकि 3 काठा जमीन पर नील की खेती करवाना चाहते थे। आंदोलन का नाम फिर से देख लो, रिवाइंड कर लो, चंपारण कब शुरू हुआ है, 19 अप्रैल साल 1917, कब तक चला, करीब 1 साल तक चला हुआ था। कहां किया गया था ये आंदोलन, ये चंपारण जिला बिहार में किया गया था। किस लिए किया गया था, ये किसानों के हक के लिए किया गया था और इसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया गया था, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और ये स्टेट पीसीएस वालों, एक बार आप लोग भी ये नाम याद कर लेना,
और वनडे एग्जाम वालों ये नाम याद कर लेना कि किन किन राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे एक कहा जाता है राजकुमार शुक्ल जो है उनके कहने पर गांधी जी जो है लखनऊ में आए हुए थे, तो राजकुमार शुक्ल जो है वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने समस्या देखी हुई थी अपने चंपारण बिहार के किसानों की, भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो गांधी जी को किस तरह से मनाया गया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सहयोगी थे जो मना के ले गए थे वो राजकुमार शुक्ल जो थे वो ले गए थे, ठीक है, गांधी जी को मना के। राजकुमार शुक्ल जो है वो यहाँ पे उनको क्या ले जाते हैं, गांधी जी को मनाते मनाते चंपारण ले जाते हैं। और ये नाम याद रखना जो कि इससे जुड़े हुए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और जेबी कृपलानी और इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया हुआ है 5-6 लोग हैं, नाम याद रखना स्टेट पीसीएस वालों और अदर एग्जाम वालों, ठीक है। यूपीएससी में ये सब नहीं पूछा जा रहा है, ना ही पूछा जाता है। अब याद रखना यूपीएससी वालों, ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्या क्या इसके बाद में हुआ है, ठीक है। आपने देखा कि भाई चंपारण सत्याग्रह तो घटित हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या हो रहा है देख लो। चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखना, इसका गठन किया गया था। कई बार यूपीएससी पूछ देता है कि चंपारण कृषि समिति का जैसी कोई अवधारणा विद्यमान नहीं थी, नहीं भाई थी, इसका गठन किया गया था। और इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया हुआ था और इस समिति का हिस्सा स्वयं गांधी जी भी थे, ध्यान रखना, गांधी जी भी इससे जुड़े हुए थे। कई बार यूपीएससी घुमा के पूछ देता है कि गांधी जी इसका हिस्सा नहीं बने हुए थे, ठीक है। और इस समिति के गठन के कुछ महीने के भीतर चंपारण कृषि विधेयक भी पारित किया गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए पीटी के लिए, एक चंपारण कृषि विधेयक भी पारित किया गया था और इस विधेयक की मदद से किसानों की काफी राहत कर दी गई थी और जमींदारों की मनमानी पर लगाम भी लगा दी गई थी। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि चंपारण कृषि विधेयक पारित हुआ तो जमींदारों की मनमानी फिर भी चलती रही, नहीं, लगाम लग गई थी और किसानों के लिए अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण देने का जिक्र भी इसमें किया गया हुआ था और इस तरह से गांधी जी ने यहाँ के किसानों की मदद की हुई थी, ठीक है। क्या क्या मुद्दे थे ये भाई यूपीएससी से यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। आपके पास में 3-4 आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी पे खेल जाता है यूपीएससी, तो आपको भी इसी पे खेलना है, ठीक है, आपको भी इसी पे खेलना है। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी अन्य बातें देख लो। सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, और इस मूवमेंट के ये अवज्ञा बोलते हैं, अवज्ञा, ठीक है, डिसओबीडियंस मूवमेंट था और इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चल गया था और इसी आंदोलन के दौरान पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू कहा था। किसने कहा हुआ? बापू नाम से पुकारा था, किसने? संत राउत ने कहा था और इसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा था। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया हुआ था और इस राज्य में सीवरेज प्रोटेस्ट शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था, सीवरेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इसके लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तमाम सारे मुद्दे किए थे, हमें याद कर रखना है यहाँ पे। एक तो ये पहला अवज्ञा आंदोलन था और दूसरा इनको बापू किसने कहा हुआ था और इसके बाद में गांधी जी अब बापू के नाम से पुकारे जाने लगे हुए थे, ठीक है। तो ये मुद्दे हमने देख लिए हुए और देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन, ये भी गांधी जी ने चलाया हुआ था। क्या क्या इसमें अवधारणाएं अपनाई गई थी, मुद्दा बड़ा है, एक बार देख लो। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन था ये गांधी जी का, ठीक है, प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में
देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया हुआ था, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया हुआ था। और याद करो भी हम पिछले कुछ मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे थे, ये वही जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सत्याग्रह सभा गठित की गई थी और होम रूल लीग के जो युवा थे, ऐसे युवा सदस्यों से वो संपर्क कर, ध्यान रखना, पॉइंट को नोट किया जाए, संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया हुआ था। तो एक बार यूपीएससी पूछ दिया हुआ था, यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देखेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि अच्छा, ऐसा यकीन नहीं होता ना कि गांधी जी ऐसा कर सकते, नहीं, गांधी जी ने ऐसा किया हुआ था कि गांधी जी ने अपने एक तरह से ऐसा कुछ आलोचनात्मक टाइप का पूछा हुआ था कि शायद अपने फायदे के लिए होम रूल लीग के सदस्यों का उपयोग किया हुआ था। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा था, संपर्क किया हुआ था, लेकिन वहां पे यूपीएससी पूछा था उपयोग किया हुआ था। हाँ, तो वह उपयोग किया हुआ था, उपयोग किया हुआ है। तो होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का भी उन्होंने क्या निर्णय लिया हुआ था। और प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया था। ध्यान रखना, ये जो सत्याग्रह है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह है, जिसको प्रथम जन आंदोलन बोला जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी? राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था, उपवास की बात की गई थी और प्रार्थना सभाओं की भी बात कही गई थी, ऐसे आयोजन की बात कही गई थी। इस मुद्दों पे हम लोग बात कर चुके हैं। और प्रमुख कानूनों की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई थी कि भाई अपनी गिरफ्तारियां खुले दिल से दो। ठीक है, कि हम इसका विरोध करते हैं, हम रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं, तो खुले आप देखें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी देने की योजना बनाई गई थी। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण जो हैं वो जिम्मेदार थे। सबसे पहले देखेंगे, जन सामान्य को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध है ये बातें, ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध है बातें, ध्यान रखना। ठीक है, जन सामान्य को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त थे। किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जन सामान्य से संबद्ध हो गया था। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप? और आगे देखेंगे, सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल को ही तारीख तय की गई थी। गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन से हिंसक रूप धारण कर लिया हुआ था। कोलकाता, बंबई और दिल्ली, अहमदाबाद बड़े पैमाने पर हिंसा से ग्रसित थे और पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध जो है वो प्रारंभ हो गया था। परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई थी और गांधी जी पंजाब जाकर यथास्थिति संभालने के लिए रवाना हुए थे, परंतु उनको बंबई भेज दिया गया था। तो पंजाब जो है उनको नहीं आने दिया गया था, उनको बंबई भेज दिया गया था। तो ये तमाम सारे मुद्दे हमने देखे हुए कि कैसे कैसे जो है ये प्रारंभ होता है रॉलेट एक्ट और इसके बाद में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बड़ा मुद्दा है, देख लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, ये किसके एवज में प्रारंभ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था? रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था और उसी के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पे तमाम लोग, आप कह सकते हैं वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, और वहां पे लोग जमा हुए थे, भीड़ भाड़, और अंग्रेजों ने देखा और गोली चलवा दी। ऐसी चीजें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और ये तब की, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1919 का ये हमने फोटो लगा कर रखी हुई है, और आप ये 2022 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 2022 में ये स्थिति कैसी है? 2022 में गोलियों के निशान अभी भी हैं यहाँ पे, और उसको बाकायदा पुतवाया गया है भारत सरकार के द्वारा या पंजाब सरकार के द्वारा, और यहाँ पे निशान आज भी आपको दिखेंगे। ठीक है, ये निशान जो है गोलियों के निशान आज भी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने अभी भी उनकी याद में कि भाई देखो एक बार कि अंग्रेजों ने किस तरह से अत्याचार किए हुए हैं, आज भी क्या है, दिल दहल उठता है इन सारी चीजों को देख के। तो ये पुरानी बातें हैं यहाँ पे, और ये आज भी क्या है, निशान यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो
13 अप्रैल 1919 को जब पंजाब का जो सबसे बड़ा उत्सव बैसाखी मनाया जा रहा था, तब 50 ब्रिटिश जवानों ने इस काम को अंजाम दिया हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। और इन जवानों का नेतृत्व जो है वो जनरल डायर कर रहा था। ठीक है, डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इन राइफलमैन को ये आदेश दिया हुआ था कि वो गोलियां चला दें। ठीक है, तो जनरल डायर जो है उसका नेतृत्व कर रहा है और वही क्या है यहाँ पे आदेश देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या थे, एक बार देख लेते हैं फटाफट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन उस जगह एकत्र भीड़ आम भीड़ नहीं थी, वो सब वहां आम सभा के लिए आए थे और सभा में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। वास्तव में फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक लेजिस्लेशन पास किया गया था, जिसके अनुसार क्रांतिकारियों पर चलने वाले मुकदमे पर बिना किसी सुनवाई के निर्णय जो है वो किया जा सकता था, जो कि सीधा सीधा रॉलेट एक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई ऐसे नियम थे जिसे तर्कसंगत नहीं थे, जिसे तर्कसंगत नहीं माना जा सकता था। और अंग्रेजों का उद्देश्य डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के रिप्रेसिव प्रोविजन को रिप्लेस करना था, और ये सब कुछ जस्टिस रॉलेट कमेटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, SAT रॉलेट कमेटी के द्वारा 1918 में पेश किया गया था और पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर ही ये सारी चीजें हो रही थी। तो इनका उद्देश्य था अंग्रेजों का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के रिप्रेसिव प्रोविजन को रिप्लेस कर दिया जाए, रॉलेट एक्ट लाया जाए और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए। तो उसके आप देखेंगे ये 1918 में योजना बनती है और 1919 में ये रॉलेट एक्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग रॉलेट एक्ट से ही जुड़े बातें कर रहे हैं। रॉलेट एक्ट से जुड़ी बातें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। इससे अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहे क्योंकि गांधी जी भी उसी से जुड़ गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था और तमाम सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया हुआ था। तो अभी हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकलेंगे। ठीक है, देखो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या क्या थे। तो यहाँ पे आम सभा थी और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में आप कह सकते हैं कि ये जनसभा हो रही थी यहाँ पे, और यहीं पे जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे देता है और इस एक्ट को पूरे देश में विरोध हुआ। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हुआ। गांधी जी ने देशवासियों से इसका विरोध करने की अपील की हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। और ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में ही दो क्रांतिकारियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिस कारण अमृतसर शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो यहां पे आप वो तो मुद्दा छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ये किसके विरोध में आप कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इनके जो दो क्रांतिकारी नेता थे, एक तो सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू जो थे, ये जब गिरफ्तार कर लिए गए थे तो वो जनसभा हो रही थी। ठीक है, और ऐसी जनसभा को देख करके है थोड़ा अंग्रेज भड़क गए और गोली चलवा दी हुई थी। तो मेन आप देखेंगे क्या कारण था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन कारण बनता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। और ऐसे में देखेंगे क्या चीजें घटित होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की अपनी उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो मुद्दे को ध्यान रखना भाई, मुद्दे को ध्यान रखना। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि अपनी यहां पे नहीं लौटाई थी। नाइटहुड की उपाधि जो है वो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने वापस की हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की हुई है। और टैगोर ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो उस समय भारत के वायसराय थे उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही और टैगोर को ये उपाधि साल 1915 में दी गई थी। ठीक है, तो गांधी जी यहां पे कोई अपनी चीज आप कह सकते हो उपाधि नहीं। वो कब उपाधि वापस करेंगे, कई बार होता है क्या है आप लोग गलत कर देते हैं, गांधी जी ने अपनी उपाधि, ऐसा कुछ नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो भी किसके एवज में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं दिया है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस नहीं की थी, किसके विरोध में किया हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ये वापस की हुई थी। ठीक है,
जलियांवाला हत्याकांड के लिए कमेटी भी बनाई गई थी। देख लो एक बार, जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। इसका नाम याद रखना, लॉर्ड विलियम हंटर नाम है, जो कि इस कमेटी का क्या है, अध्यक्ष था। और हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की भी जांच करने के लिए की गई थी। तो ध्यान रखना, ये कभी पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी? नहीं, और भी तमाम सारी घटनाएं देश में जो घटित हुई है उनकी भी जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और भी लोग थे, जिसमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए कि कई बार आप कंफ्यूज करते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय कैसे आ सकते हैं, तो अंग्रेज बनाते थे। नहीं, इसमें भारतीय भी थे, इसमें कुछ भारतीय भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, शामिल थे। और इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की हुई थी और कोशिश की हुई थी कि जिन्होंने गोली चलवाई हुई है उनको सजा मिले, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अंग्रेजों की कमेटी है तो फिर काम भी वैसे ही होगा, कोई सजा वजा का प्रावधान नहीं किया गया था यहाँ पे, ठीक है। और देखेंगे आगे, मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पे कि भाई जो डायर ने एक तरह से जो निर्णय लिया हुआ था, ये हंटर कमेटी जो है, आप देखेंगे पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक अंग्रेज जो है एक अंग्रेज का विरोध कर रही है। तो हंटर कमेटी ने इसको कतई गलत बताया कि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जनरल डायर जो है वो दोषी है, ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया था। और इस रिपोर्ट आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था। विंस्टन चर्चिल जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे, उन्होंने इस नरसंहार की आलोचना भी की थी और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियां थी। तो अंग्रेज भी क्या है, इससे बड़े आप कह सकते हैं बड़ा विरोध अंग्रेजों द्वारा भी हो रहा था कि डायर ने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, कैसे कर दिया। तो अंग्रेज भी यहाँ पे मान रहे हैं। तो ध्यान रखना, हंटर कमेटी भी दोषी मानती है और उसी के एवज में क्या है, डायर को क्या दोषी मानते हुए उसको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। तो ऐसा बिल्कुल मत मानना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हाँ भाई ऐसा हुआ था, पहली बार आप देखेंगे कि भाई उनको दोषी करार दिया गया हुआ था, ठीक है, दोषी करार दिया था। अब मित्रों कल हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की और उसी के साथ में असहयोग आंदोलन को जोड़ के देखेंगे। तो यहां से हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखते रहो और आप इसको लोग देखते रहो। जिनको पीडीएफ चाहिए भाई, आज पीडीएफ सबको मिल जाएगी, ठीक है, आज जो है वो पीडीएफ सबको मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहां मिलेगी एक बार देख लो। पीडीएफ जो है ये अरुणोदय आईएएस की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल पे ये क्या है, ये एक तरह से यहां से हम पीडीएफ डाल देंगे, यहां पे हम पीडीएफ डाल देंगे तो आप लोग यहां से रिसीव करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे फोन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अभी क्लास हमारी एक और है 3 बजे, वहां पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।